गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं शशिकांत पांडे, प्रोफेशनल फाइनेंशियल एंड हेल्थ एडवाइज़र। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 7909062557। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करता हूँ। मैंने फाइनेंशियल प्लानिंग का पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 ऑलरेडी दे के रखा हुआ है, यूट्यूब पे फ्री है। अब आते हैं, चलिए फाइनेंशियल प्लानिंग के पार्ट 4 अंतिम प्रॉ नीड एनालिसिस की तरफ। तो चलिए देखते हैं कि मैं नीड एनालिसिस कैसे करता हूं और कैसे आपको फिर इसके लिए सॉल्यूशन सामने नज़र आएगा। देखते हैं। तो सर मैं यहाँ आपको बताऊंगा इस फाइनेंशियल सीट पे, लाइफलाइन सीट पे ऊपर में आपका कैश इन रखूँगा और नीचे कैश आउट रखूँगा। और उन दोनों के डिफरेंसेस में तीन ही संभावनाएं हो सकती है। पहला संभावना ये हो सकता है कि आपका कैश इन कैश आउट से कहीं ज़्यादा हो, तो एकदम टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से चैन से सोइए, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा संभावना हो सकता है कि आपका कैश इन कैश आउट के बराबर हो तो भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तब भी आराम से आप कार्य करें, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भगवान न करे अगर कहीं तीसरा सिचुएशन हो जाए, तीसरी संभावना आ जाए कि आपका कैश इन कैश आउट से कहीं कम हो, तो वैसे सिचुएशन में जो आपका पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, उस ज़रूरतों को आप कैसे पूरा करेंगे। तो चलिए इसको मैं यहाँ उदाहरण से समझाता हूँ। मान लीजिए राम नाम का एक व्यक्ति है जिसका एज 30 साल है और उसका रिटायरमेंट एज 60 ईयर्स है। तो राम एक ज़िम्मेदार व्यक्ति है और इनके सामने जो इनकी ज़िम्मेदारी है, जो बच्चों का एजुकेशन, बच्चों की शादी और रिटायरमेंट, ये सब सारे चीज़ों के लिए इन्होंने कुछ प्लानिंग किया है। अब देखते हैं कि इनका किया हुआ प्लानिंग क्या पर्याप्त प्लानिंग है या उसमें कुछ चेंजेस की ज़रूरत है। चलिए तो देखते हैं इन्होंने क्या किया है। इनको अब प्लानिंग के अनुसार अगले 2 सालों में एफडी से 50,000 रुपये आ रहे हैं, फिर किसान विकास पत्र से 50,000 रुपये आ रहे हैं 5 सालों के बाद। उनके बाद 7 सालों के 10 सालों के बाद एफडी से आ रहे हैं 50,000 रुपये। 15 साल के बाद इंश्योरेंस से 15 लाख रुपये आ रहा है, फिर पोस्ट ऑफिस से आ रहा है 17 साल के बाद 1 लाख रुपये। 25 सालों के बाद फिर आ रहा है आपका इंश्योरेंस से 5 लाख रुपये। और रिटायरमेंट के लिए इन्होंने पीपीएफ का प्लान किया था, इसमें से 6 लाख इनको आ रहे हैं। तो ये तो हो गया इनका कैश इन। अब कैश आउट भी देख लेते हैं। तो बेटे के एजुकेशन में 10 लाख रुपए लग रहे हैं, बेटी के भी एजुकेशन में 10 लाख रुपए लग रहे हैं, बेटी की शादी के लिए 15 लाख रुपए लग रहे हैं और बेटे के शादी के लिए 10 लाख रुपए लग रहे हैं। और इनका जो रिटायरमेंट है फैमिली के साथ, जो कि उनका अपना ज़िंदगी गुजर बसर होगा उसमें, इससे पहले तो वो अपने फैमिली के लिए जी रहे थे, अपने बच्चों के लिए जी रहे थे। लेकिन रिटायरमेंट जो एक ऐसा समय होता है जिसमें वो दंपत्ति खुद अपने लिए जीते हैं, तो उसके लिए इनका जो पर्याप्त अमाउंट है, इनका आंकड़ा जो है वो है 18 लाख रुपए। तो अब चलिए देखते हैं कि कैश इन को हम ऐड करते हैं और कैश आउट को ऐड करते हैं। तो देखते हैं दोनों को ऐड करने के बाद क्या योगफल आता है, क्या कैश इन कैश आउट से ज़्यादा है या बराबर है या कम है, कौन सा सिचुएशन में कौन से संभावना में पड़ रहा है। तो चलिए ऐड करते हैं। सबसे पहले कैश इन को जब ऐड करते हैं तो 50,000 का एफडी, 50,000 का किसान विकास पत्र, 1 लाख रुपये प्लस फिर 50,000 एफडी, 1.5 लाख रुपये प्लस 15 लाख इंश्योरेंस का 16.5 लाख रुपये, प्लस पोस्ट ऑफिस का 1 लाख 17.5 लाख रुपये, प्लस इंश्योरेंस का 5 लाख 22.5 लाख रुपये, प्लस पीपीएफ का 6 लाख 28 लाख रुपये। तो ये तो हो गया 28.5 लाख इनका कैश इन। कैश आउट को भी हम ऐड कर लेते हैं। तो कैश आउट को ऐड जब करते हैं तो बेटे का 10 लाख प्लस बेटी के एजुकेशन का 10 लाख 20 लाख, प्लस बेटी का मैरिज का 15 लाख, हो गया 35 लाख आपका, प्लस बेटे का मैरिज का 10 लाख, 35 10 45 लाख, और 18 लाख रिटायरमेंट का, टोटल हो जाता है 63 लाख रुपये। तो सर मैं आपको यहाँ बताऊँगा कि ये जो डिफरेंसेज है ना आपका, कैश इन 28 लाख का और कैश आउट 63 लाख का, इन दोनों के बीच का जो गैप है, इस गैप को आप कैसे पूरा करेंगे, यहाँ मैं आपको बताऊंगा सर।
बैलेंस शीट सुनने के बाद आपको क्या लगता है? बैलेंस शीट सुनने के बाद आपको लगता होगा कि एक तरफ लायबिलिटी और एक तरफ एसेट की मैं बात करूँगा। तो जी नहीं, वो अकाउंटेंट या सीए का काम है। मैं फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ। तो मेरा काम लाइफ़ का बैलेंस शीट बनाना है, और लाइफ़ के बैलेंस शीट में 2 ही केस हो सकता है, या तो व्यक्ति जीवित रहेगा या तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। और बैलेंस शीट ऑन डेट बनाया जाता है। जिस डेट में बात कर रहा हूँ उसी डेट में बैलेंस शीट बनेगा। तो चलिए, दोनों ही संभावनाओं में सबसे पहला संभावना जो है वो मैं लेता हूँ कि अगर व्यक्ति जीवित रहेगा तो उसके सामने कौन कौन सी ज़रूरतें आएंगी। तो सबसे पहले उनके सामने जो ज़रूरत आती है वो रिटायरमेंट फ़ंड की आती है। अगर वो हैप्पी रिटायरमेंट चाहते हैं अपना, बागवान वाले अमिताभ बच्चन और अवतार वाले राजेश खन्ना नहीं बनना चाहते हैं, तो उनको एक हैप्पी रिटायरमेंट का योजना तो बनाना पड़ेगा। उसके लिए कुछ फ़ंड की आवश्यकता पड़ेगी। तो कितने फ़ंड की आवश्यकता पड़ेगी, अगर आपको मालूम है तो आप वहाँ लिख लें। अगर आपको नहीं मालूम है तो मेरे नंबर पे व्हाट्सअप कीजिए, मैं आपको फॉर्मूला बता दूंगा। उसके आधार पे आप पता कर सकते हैं कि कितने फ़ंड में आपका काम चल जाएगा। दूसरा जो जिम्मेदारी आता है वो आता है बच्चे का एजुकेशन। तो बच्चे के एजुकेशन आप खुद डिसाइड करें कि आप अपने बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं। इंजीनियर बनाना चाहते हैं कि डॉक्टर बनाना चाहते हैं, या पायलट बनाना चाहते हैं, या फिर आप मैनेजमेंट में ले जाना चाहते हैं, या आईपीएस आईएएस बनाना चाहते हैं। जो भी बनाना चाहते हैं उसमें कितने राशि की ज़रूरत पड़ेगी वो राशि आप वहाँ लिख लें। अगर आपको पता है तो आप अपने से लिख लें, नहीं तो मेरे से पूछ लीजिए। उसके बाद आता है बच्चे का मैरिज। तो बच्चे का मैरिज आपके अकॉर्डिंग टू योर स्टेटस होता है। आप कितना रुपए खर्च करना चाहेंगे अपने बच्चे के मैरिज में, ये आपको पता होना चाहिए। आप वो अमाउंट आप वहाँ पे लिख लीजिए। उसी प्रकार जितने भी बच्चे हैं, हर बच्चे का एजुकेशन और मैरिज आप वहाँ लिख लीजिए। उस नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो नेक्स्ट पॉइंट है आपका फैमिली हेल्थ एक्सपेंसेस। फैमिली हेल्थ एक्सपेंसेस आज के टाइम में बहुत मस्ट है करना। कोरोना जैसा माहौल है, सब लोगों ने देखा था कि कोरोना में कितना विकट परिस्थिति हो गया था। बहुत ज़्यादा हैवी एक्सपेंस हो रहे थे लोगों को हॉस्पिटल में, बड़े बड़े बिल आ रहे थे, लोग घबरा रहे थे इससे। तो आपके साथ कहीं ऐसा सिचुएशन ना हो जाए, इसके लिए आज के टाइम में फैमिली हेल्थ एक्सपेंसेस भी रखना बहुत ज़रूरी है। मैं तो सजेस्ट करूँगा वहाँ पे आप हेल्थ पॉलिसी ले लें। जिस भी आप हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग टू आप हेल्थ पॉलिसी ले लीजिए। आपका सारा खर्च बीमा कंपनी उठाएगी। नेक्स्ट टॉपिक आता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी चूँकि फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करता हूँ और उसकी बैलेंस शीट में बता रहा हूँ, तो उसमें छोटी छोटी खर्चों को ऐड करना पड़ता है। जो भी आपके छोटे छोटे खर्च हैं आप वहाँ पर लिखें। साथ ही साथ उसके आप, जैसे कि आपकी सिस्टर या भाई होंगे ही तो उनके बच्चे भी होंगे, उनके बच्चों की शादी में भी आपको जाने पड़ेंगे। हमारे यहाँ मान्यता है कि अगर मेरी बहन की बच्चे की शादी हो रही है, यानी कि मेरे भांजा भांजी की शादी हो रही है, तो मेरे बहन का सारा सामान, बहुत सारा सामान ऐसा होता है जो कि उनके पीहर से ही जाता है। तो उस खर्च में आप उस समय उलझन में ना पड़े, बैंक लोन में ना जाना पड़े, इसके लिए इसी समय अभी ही आपको उसकी प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो वो जो भी अमाउंट होगा आप एक अंदाज से वहाँ पे लिख लीजिए। नेक्स्ट है लायबिलिटीज़ बिजनेस। अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो बिज़नेस के लिए कुछ आपने लोन वगैरह लेकर रखा है तो वो आप वहाँ लिख लीजिए। फिर सारे फंड को आप ऐड कर लीजिए, टोटल कर लीजिए। ये आपका, अगर आप जीवित रहते हैं तो ये आपका अमाउंट आता है, टोटल अमाउंट कि इतने अमाउंट में आपकी ज़िंदगी एक अच्छे से चल पाएगी। अगर आप जीवित ना रहे तो आपकी फैमिली के सामने कौन सा प्रॉब्लम आएगा, कौन कौन सी ज़रूरतें आएगी, वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला आएगा फैमिली मेंटेनेंस फंड। मेंटेनेंस फंड को ह्यूमन लाइफ वैल्यू भी कहते हैं। ह्यूमन लाइफ वैल्यू का एक फार्मूला होता है। उस फार्मूला के आधार पे आपकी क्या वैल्यू है, आपने जो स्टेटस दे के रखा है अपनी फैमिली को, उस स्टेटस से आपकी फैमिली को नीचे ना जाना पड़े, किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े और शर्मिंदगी महसूस ना करना पड़े, उसके लिए आपको अभी ही प्लानिंग करनी पड़ेगी कि भगवान न करे कहीं ऐसा सिचुएशन हो गया तो आपकी फैमिली क्या करेगी। तो मेंटेनेंस फ़ंड अगर आपको कैलकुलेट करने आता है तो आप कैलकुलेट करके लिख लीजिए, अदरवाइज़ आप मेरे से पूछ लीजिए, मैं आपको फॉर्मूला दे दूँगा। उस आधार पे आप मेंटेनेंस फ़ंड कैलकुलेट कर सकते हैं और वहाँ पे लिख लीजिएगा। नेक्स्ट लायबिलिटीज़, पर्सनल लोन वगैरह कुछ भी है आपका, चूँकि आज के टाइम में लोग पर्सनल लोन लेते हैं बहुत सारे कार्य को करने के लिए,
और आज के टाइम में अपनी ज़रूरतों, इच्छाओं की पूर्ति के लिए भी बहुत सारी चीज़ ईएमआई पे लेते हैं, जैसे कि टीवी, बाइक, कार, घर, ये ईएमआई पे चलता है। फ्लैट वगैरह लेते हैं तो ईएमआई पे ही हो जाता है। तो अगर कुछ ईएमआई आपकी है बची हुई, पर्सनल लोन बचा हुआ है, तो उसके टोटल अमाउंट को वहाँ पे लिख लीजिए लायबिलिटीज़ पर्सनल में। फिर आता है बच्चों का एजुकेशन। तो एजुकेशन जो आपने इन केस ऑफ सर्वाइवल में लिखा था, वही एजुकेशन अमाउंट आप यहाँ भी लिख लीजिए। उसी तरह मैरिज अमाउंट भी आप एज इन केस ऑफ सर्वाइवल आप यहाँ भी लिख लीजिए। ये सब सारा चीज़, फैमिली हेल्थ एक्सपेंसेज भी आपका एज इन केस ऑफ सर्वाइवल की तरह यहाँ भी लिख लें, क्योंकि ये सब सारी ज़रूरतें जो है, आप रहें या ना रहें, आपकी फैमिली के सामने ये आएगी ही। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अगर है तो वो भी आप सेम इन केस ऑफ सर्वाइवल आप लिख लीजिए, क्योंकि सारी की सारी खर्च ऐसे खर्च हैं जो आपके ना रहने पर भी आपकी फैमिली को उठाना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। वो सारा का सारा लिख लीजिए यहाँ पे। अब दोनों को टोटल कर लीजिए। दोनों को टोटल करने पे आप देखिए कि क्या इन केस ऑफ सर्वाइवल इन केस ऑफ डेथ के बराबर है, या इन केस ऑफ सर्वाइवल इन केस ऑफ डेथ से ज़्यादा है, या इन केस ऑफ सर्वाइवल इन केस ऑफ डेथ से कम है। आप क्या जो यहाँ डिफरेंसेज आएगा ना, इस डिफरेंसेज को कैसे बैलेंस किया जाएगा, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको ही पता है तो आप खुद से कर सकते हैं, अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट देखता हूँ। मैं आपको यहाँ ये नहीं समझा रहा हूँ कि आप मुझे इतना पैसा इतने टर्म के लिए दीजिएगा, तो आफ्टर इतना टर्म मैं आपको इतना अमाउंट वापस करके दूंगा। मैं आपको यहाँ ये समझा रहा हूँ कि अगर आप ये नहीं करोगे तो आपके सामने आने वाले जो ये जिम्मेदारियाँ हैं, ज़रूरतें हैं, इन ज़रूरतों और जिम्मेदारियों को आप कैसे पूरा करेंगे। आ रही है बात समझ में? तो आपने देखा सबसे इम्पॉर्टेंट प्लान आपकी ज़िंदगी में क्या है। सबसे इम्पॉर्टेंट प्लान आपकी ज़िंदगी में है आपके बच्चों का एजुकेशन, आपके बच्चों की शादी, आपके फैमिली मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, फैमिली हेल्थ एक्सपेंसेस, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिटायरमेंट प्लानिंग। ये आपका सबसे इम्पॉर्टेंट प्लान है। तो अब आपको यहाँ पे सोचना है कि इस सबसे इम्पॉर्टेंट प्लान एसआईपी के लिए क्या आपने पर्याप्त इंश्योरेंस ले रखा है, या पर्याप्त फाइनेंशियल प्लानिंग कर चुके हैं। ये सोचना आपको है, ये आकलन आप ही करिए। अगर आपको आंसर आता है ना, तो आप मेरे से ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं आपको मदद करूँगा फाइनेंशियल प्लानिंग करने में। तो आपने देखा एडवाइज़र कितना ज़रूरी है। मैं शशिकांत पांडे और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 7909062557 है। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, रिमार्क्स, फीडबैक, या आपको किसी प्रकार की सर्विस चाहिए होगी, तो आप इन सब सारे जगहों में बेफिक्र होकर के मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। विद इन 24 आवर्स आपको रिप्लाई रिस्पॉन्स ज़रूर मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों से भी कहें। तब तक के लिए धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।